नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुराग की वन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। तो हेडफोन्स लगाइए दोस्तों और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। बाहर कोई रद्दी लेने वाला कबाड़ी आवाज लगा रहा था। रेखा ने अंदर से आवाज सुनी और बच्चों को कहा, बेटा देखो जरा, वहां बाहर शायद रद्दी वाला है, रोको, कुछ कबाड़ इकट्ठा हुआ है, दिवाली की सफाई में निकाल देते हैं। गौरव ने आवाज देकर रद्दी वाले को रोक लिया। रद्दी वाला सांवला सा कोई 30-35 के बीच का रहा होगा। बोहनी होने की आशा में अपनी साइकिल पीछे खींच लाया। तुम्हारे पास तो कुछ रखने का सामान ही नहीं है, रेखा ने उसको टोकते हुए कहा। वह कहने लगा, अभी नया नया धंधा शुरू किया है तो अभी रेडी नहीं है मेरे पास। अच्छा तो पहले क्या करते थे? जी मैं तो मैकेनिक का काम करता था, एक दुकान पर डेली का हिसाब होता था। अब लॉकडाउन ने सब बर्बाद कर दिया तो अभी पिछले हफ्ते से जब छूट मिली तो यह काम शुरू किया है। उसकी आवाज में परेशानी थी। अच्छा, रेखा जी चुप हो गई। आप चिंता मत करो, मैं बोरों में भर कर ले जाऊंगा, जो भी मेरे को मिलेगा। आप बताइए घर में क्या क्या है, मैं अभी निकलवाती हूँ। अखबारों का ढेर, कुछ टूटी फूटी प्लास्टिक, लोहा आदि बच्चों से निकलवा कर ढेर लगा दिया। वह चुपचाप देखता रहा और मन ही मन हिसाब लगाने लगा। बस यही है? हाँ, तेरे पास तो ले जाने के लिए भी ज्यादा कुछ साधन नहीं है, अखबार ही होंगे 25-30 किलो तो। नहीं जी, आप चिंता मत करो, सब ले जाऊंगा मैं। मेरे पास बोरियां बांधने के लिए रस्सी भी है। उसने एक बोरी में से रस्सी निकाल कर दिखाई। और कुछ क्या? जी कोई और सामान, पुरानी वॉशिंग मशीन, कूलर, सिलाई मशीन, वाटर प्यूरीफायर, मिक्सी, जो भी आपके पास पुरानी चीज हो। अच्छा, रेखा जी ने एक पल सोचा और गौरव को कहा, बेटा जरा पीछे बेड़े में कोने में मेरी पुरानी सिलाई मशीन और पॉलिथीन में कुछ सामान है, ले आना। रेखा जी ने पॉलिथीन से एक पुराना कैमरा निकाला। मम्मी ये तो दादाजी का है ना? हाँ, यूं ही पड़ा था पुराने सामान में, जब से वह गायब हुए हैं किसी ने उपयोग में नहीं लिया शायद। मुझे सफाई करते वक्त मिला, अब हमारे काम का तो नहीं है। और कैमरा कह रहा था, मुझे मत बेचो, मैं तो इसमें कैद हूँ। आधे घंटे बाद बिना तोले मोल भाव के बाद वह कबाड़ी वाला रद्दी, लोहा, सिलाई मशीन और एक कैमरा लेकर बदले में 600 रुपये देकर चला गया। और रेखा जी पैसे लेकर एक डिब्बे में रख चुकी थी। जब भी वह रद्दी का कुछ सामान बेचती थी, इसी तरह इस डिब्बे में रद्दी वाले पैसे रख लिया करती थी। यह पैसे वह काम वालियों को या किसी देने वाले को देने में काम लेती थी। शाम को जब वह कबाड़ी वाला घर पहुंचा तो बहुत खुश था। आज उसके पास पैसे भी थे और एक पुरानी सिलाई मशीन और कैमरा भी। उसने मशीन अपनी बीवी को दिखाई। यह देख, थोड़ा सा ठीक कर लूँगा मैं तो, कपड़े सिलने के काम आ जाएगी। हो सकता है हमें यही धंधा करना पड़े रोजी रोटी के लिए। और उस पॉलिथीन में क्या है? उसकी पत्नी ने कहा। वह एक पुराना कैमरा है, उसको भी देख लूँगा, चल रहा है कि नहीं, रील वगैरह है या नहीं। तेरे को शौक था ना फोटो खिंचवाने का? मेरे पास तो स्मार्ट मोबाइल है, नहीं तो तेरे कैमरे में तेरी फोटो खींच लूँगा। पत्नी निहाल हो गई, पति कितना ध्यान रखता है उसका। इतनी देर में उसकी बेटी आ गई, 7 साल की, बड़ी चुलबुली सी। और मेरे लिए क्या है पापा? मम्मी के लिए मशीन, अपने लिए कैमरा, मेरे लिए क्या है? वह मचल गई और उसके कंधे पर चढ़ गई। कबाड़ी वाला मुस्कुराया, मशीन भी तेरे लिए, कैमरा भी तेरे लिए, और हम दोनों भी तेरे लिए। देख तेरी मम्मी मशीन से तेरे लिए सुंदर सुंदर कपड़े सिलेंगी, उसमें मेरी गुड़िया बिल्कुल राजकुमारी जैसी लगेगी। सबके फोटो खींचेंगे, है ना? वह खुश हो गई। तभी उसने सोचा, चलो कैमरे को देखते हैं, क्या पता इसमें रील हो। और उसने कैमरा खोला, देखा कैमरे में रील थी।
इसका मतलब कि इसमें फ़ोटो खींच सकते हैं। वह खुश हो गया। छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ बड़ी खुशियों में बदल जाती है और वही उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ा जाती है। उसने तुरंत अपनी बिटिया को पत्नी के साथ खड़ा कर दिया। चलो मैं तुम्हारी अभी फ़ोटो खींच लेता हूँ। अपने कैमरे से पहली फ़ोटो, और उसने कैमरा क्लिक किया। बड़ी सुंदर फ़ोटो है, एक और खींचता हूँ, फिर मैं इसकी रील पूरी कर धुलवा लूँगा। वह कैमरे के नेगेटिव में नज़र गड़ाए बोल रहा था। कहते हुए उसने कैमरे में फ़ोटो खींचने जैसे ही उसने सामने देखा, ये क्या? अब फ़ोटो खिंचवाते खिंचवाते ये दोनों अचानक कहाँ चली गई? पत्नी और बेटी दोनों ही गायब थी। वह कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी, मैंने फ़ोटो खींची थी। उसने सोचा शायद फ़ोटो खिंचवा कर बाहर गई हैं किसी को बताने। ये औरतें भी अजीब होती हैं, घर में थोड़ा सा भी कुछ हुआ कि मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देती हैं। बाहर गया, चारों तरफ देख लिया, लेकिन उसे वह कहीं नज़र नहीं आई। फ़ोटो खींच रहा था, तभी कहीं चली गई क्या? सोचते हुए उसने कैमरे को दोबारा निकाला और देखने लगा। नेगेटिव में उनकी फ़ोटो है, फिर वह कहाँ गायब हो गई दोनों बिना बताए। हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, कैमरा चीख रहा था, पर अफसोस किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। और हैरान परेशान उसने कैमरे को वहीं छोड़ा और बेटी और पत्नी को ढूंढने निकल पड़ा। शाम से रात हुई और रात से सुबह, पर दोनों का पता ना लगा। और सुबह होते ही थाने पहुंच गया रिपोर्ट दर्ज कराने। थानेदार ने पूछताछ की, लड़ाई तो नहीं हुई थी। सारी छानबीन के बाद वो संतुष्ट हुआ। उसने कहा, अपनी पत्नी और बेटी की फ़ोटो दो ताकि हमें उन्हें ढूंढने में आसानी हो सके। अंदर ही अंदर उसे उम्मीद जागी, यह तो बहुत अच्छा हुआ, उनके गायब होने से पहले ही उसने फ़ोटो खींच ली थी, अब उसको आसानी रहेगी ढूंढने में। यह सोचता हुआ वह वापस घर आया और उसने कैमरा ले जाकर थानेदार के सामने रख दिया। लीजिए साहब, यहाँ उनकी फ़ोटो कैमरे में फ़ोटो खींची थी। थानेदार ने तस्वीर को अपनी आंखों में रखा और हवलदार को बुलाया। कैमरे की जो फ़ोटो है उसकी कॉपी करवा दो ताकि हम सब इसको हर थाने में भेज सकें। अभी इसमें रील बाकी है साहब जी। थानेदार ने उसको घूर कर देखा तो वह चुप हो गया। हवलदार बोला, ठीक है, मैं अभी पूरी कर देता हूँ। और उसने, जी साहब आप खड़े हो जाओ, मैं आपकी ही फ़ोटो खींच लेता हूँ। थानेदार साहब ने मूंछों पर ताव दिया और सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और हवलदार ने फ़ोटो क्लिक कर दी। हाँ जी साहब, एक और। उसने दोबारा क्लिक करने को किया, लेकिन यह क्या? सामने से थानेदार साहब गायब थे। वह कहाँ चले गए? फ़ोटो खिंचवाते खिंचवाते कबाड़ी भी परेशान हो गया। अभी तो हमारे सामने थे, फ़ोटो भी खींची थी। उन्होंने कैमरे को फिर से देखा, नेगेटिव में खड़े थे लेकिन सामने नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आश्चर्य में पड़ गए। शायद कोई काम याद आ गया होगा तो कहीं चले गए। कबाड़ी बोला, बिल्कुल यही हुआ था, कल मैंने फ़ोटो खींची थी, उसके बाद से मेरे को अपनी पत्नी और बच्ची नहीं दिखाई दी, और अभी आपने साहब की फ़ोटो खींची और वह भी नहीं दिखाई दिए। हवलदार बोला, कैसी बातें कर रहे हो, यह भी कोई बात हुई भला? और कैमरा कह रहा था, अरे कोई मुझे भी पूछो भला, हम सब यहीं हैं, कहीं नहीं गए। मम्मी मुझे पापा के पास जाना है। हाँ बेटा चलेंगे। और उधर थानेदार साहब उन सब पर रौब झाड़ रहे थे। जरा खिसक कर बैठो, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जब 2-4 घंटे हो गए और थानेदार साहब नहीं मिले तो हड़कंप मच गया थाने में। हवलदार परेशान, थानेदार साहब के गायब होने की रपट लिखाएं या फ़ोटो निकाल कर कबाड़ी की पत्नी बेटी का केस हल करें। थाने में से एक थानेदार गायब हो गया था और वह भी एक पल में। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फिर हवलदार कैमरा उठाकर फोटोग्राफर के पास गया जिसके पास वह अक्सर जाया करता था और उससे उस रील को डेवलप करने के लिए बोला। फोटोग्राफर ने कैमरे को इधर उधर से देखा। बहुत पुराना कैमरा है यह तो, इससे अभी तक फ़ोटो खींच रही है। कहाँ से मिला हवलदार साहब? हंसते हुए फोटोग्राफर बोला। और हवलदार ने
कबाड़ी वाली बात बता दी। उसने कैमरे पर नजर डाली। अरे इसमें तो अभी भी रील खाली है, क्या करूं? आप भी क्या याद करोगे हवलदार साहब? और उसने सामने खड़े हवलदार की फोटो खींच ली। फोटो खींचकर उसने जैसे कैमरा आंखों से हटाया, सामने से हवलदार गायब हुआ और फोटोग्राफर परेशान। अभी तो यहीं था, चला गया। उसने कैमरे में देखा हवलदार की फोटो थी, लेकिन उसने थाने में फ़ोन किया, शायद हवलदार देकर चला गया हो। लेकिन पता लगा हवलदार तो वापस आया ही नहीं। हवलदार को क्या हुआ? थाने में हड़कंप मचा हुआ है, थानेदार भी गायब हैं। फोटोग्राफर हैरान हो गया। कैमरे के अंदर हवलदार कह रहा था, सर आप यहाँ? तू भी आ गया पीछे पीछे। उसने देखा उसमें थानेदार की भी फोटो थी। फिर उसने और आगे देखा, एक बच्ची और उसकी माँ की फोटो थी, जिसको वह डेवलप करने आया था। मतलब कि उसका दिमाग परेशान हो गया। जिन जिन की फोटो खींची गई है सब गायब हैं। इससे पहले किसी की है, उसके मन में जिज्ञासा आई और उसने उससे पहले की फ़ोटो देखी। वह फ़ोटो किसी बुजुर्ग की थी और यह फ़ोटो तो शायद कहीं देखी है। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। हाँ, याद आया, 1-2 साल पहले अखबार में खबर छपी थी इस वृद्ध के गायब होने की। अचानक से कहीं गायब हो गया था। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट कराई थी और अखबारों में इसकी फ़ोटो छपी थी। फोटोग्राफर हैरान रह गया। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और पीछे देखने लगा। फिर वो भाग भाग के थाने गया और वहाँ सब कुछ बताया। उसकी बात सुन वहाँ पर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तुरंत अधिकारियों की एक मीटिंग हुई और सीआईडी से वीर प्रताप सिंह को बुलाया गया। उन्हें सारा मामला समझाया गया। वीर प्रताप सिंह ने सबसे पहले कबाड़ी को बुलाया। कबाड़ी की तो हालत पहले से खराब थी। उसे पता लगा, वह दौड़ा आया। लगा शायद उसके बेटी और पत्नी मिल गई, लेकिन यहाँ पर तो खबर कुछ और थी। यह कैमरा कहाँ से मिला तुम्हें? उसने बता दिया। तुरंत एक टीम रेखा जी के घर पहुंची और उनसे उनके ससुर के गायब होने की कहानी पूछी। वहां जाकर जो पता लगा वह यह था कि एक दिन घर में ही थे, फिर कहाँ गए किसी को नहीं पता। उसके बाद उनको कैमरे में पहले की तस्वीर दिखाई गई। यह किसकी है? सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। ये कौन है? वैसे तो हम नहीं जानते कैमरा कहाँ से खरीदा था, ज़्यादा तो नहीं पता। कुछ दिन पहले ही पिताजी माउंट आबू घूमने गए थे और जब लौटे तो कैमरा साथ था और उसके तीसरे दिन ही वह गायब हो गए। वीर प्रताप के माथे पर बल पड़ गए। फिर उनके दोस्तों से संपर्क किया और एक दोस्त ने बताया कि ये कैमरा, बताया तो था। उन्होंने एक कैमरा किसी गाइड से खरीदा था, शायद नेपाल का गाइड था। कोई बहुत कम पैसों में मिल गया था, ऐसा उन्होंने बताया था। वीर प्रताप के लिए इतना क्लू मिलना ही काफ़ी था और वह अपनी टीम के साथ माउंट आबू रवाना हो गए। कुल मिलाकर 3 गाइड मिले उन्हें जो नेपाली थे। इन सबको थाने में बुलाया गया और पूछताछ शुरू हो गई। पहले तो सब मना करते रहे, लेकिन बाद में सख्ती करने पर 22-23 साल के नेपाली ने स्वीकार कर लिया कि यह कैमरा उन्होंने ही बेचा था। और ज़्यादा सख्ती करने पर उसने कबूल किया कि एक वृद्ध दंपत्ति माउंट आबू घूमने आए थे। शरीर पर गहने और पैसा देख नेपाली का मन लालच से भर गया और उसने उनको कहा कि इतना गहना पहनकर घूमना ठीक नहीं, रूम में छोड़ कर आए। अगले दिन पहाड़ी पर घूमते उसने हमसे कहा कि बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ मैं आपकी फ़ोटो खींचता हूँ। वह बेचारे बुजुर्ग एक पहाड़ी के किनारे पर बैठ गए और उसने उनकी फ़ोटो खींचने का बहाना किया और फिर फ़ोटो खींचते खींचते दोनों को पहाड़ से नीचे गिरा दिया। उनका पर्स लेकर होटल गया और उनके कमरे से उनके गहने लेकर अपने कब्जे में कर लिए। यह कैमरा उन दंपत्ति का ही था। इसको उसने उसके अगले दिन ही बेच दिया था। यहाँ तक तो कहानी वीर प्रताप को समझ आ गई, क्योंकि रेखा जी के ससुर से पहले इसमें उसी दंपत्ति की तस्वीर थी जो पहाड़ी पर बैठे हुए थे, अलग अलग पोज में 3-4 तस्वीर। इसका मतलब यह कैमरा हॉन्टेड है। वीर प्रताप को लगा इसकी तहकीकात करनी चाहिए, कैमरे में क्या राज है, और फिर अपने एक दोस्त पाठक से मामले की गुत्थी सुलझवाने पहुंच गया।
10 मिनट के ध्यान के बाद जो कहानी उसने बताई, क्योंकि अपने अंतिम समय में दंपत्ति उस कैमरे की तरफ देख रहे थे और उनका सारा ध्यान उस कैमरे में था, तो मरते समय उनकी आत्मा उसी कैमरे में कैद रह गई, मुक्त नहीं हुई। अब जिसका भी उस कैमरे से फ़ोटो खींचा जाता है वो कैमरे में ही उसको कैप्चर कर लेता है। ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। यानी जिन लोगों की भी इसमें फ़ोटो खींची है वह सब इसके अंदर है, ऐसा कैसे हो सकता है? वीर प्रताप कहने लगे। मित्र पाठक मुस्कुराया। यह दुनिया है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि जो लोग इस कैमरे में कैप्चर हुए हैं वह वापस कैसे आएंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु हुई नहीं है। पाठक ने कहा, इसके लिए हमें पहले उन बुजुर्ग दंपत्ति की आत्मा को बुलाना पड़ेगा, उसके बाद ही समस्या का कोई हल निकलेगा। अगर हम कैमरे को जला देते हैं तो क्या उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, पाठक ने कहा, ऐसा मत करना, नहीं तो उनके साथ साथ बाकी के सभी लोग भी मारे जाएंगे। अच्छा, वीर प्रताप ने ठंडी सांस ली। बुजुर्ग दंपत्ति के बारे में उस होटल से पता किया गया। उत्तराधिकारी के नाम पर उनकी एक बेटी थी। जब उसको यह हादसा पता लगा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसे तो लगा था उसके मम्मी पापा की मौत एक्सीडेंटल थी, लेकिन यहाँ तो उनकी हत्या की गई थी और हत्यारा उसके सामने था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, वह उस नेपाली पर झपटी, लेकिन वीर प्रताप ने उसे रोक लिया। आप इसकी छोड़ो, इसको तो हम जो सजा देंगे। आप तो पाठक जी की मदद करें, अपने मम्मी पापा की आत्माओं को बुलाइए ताकि हम उनकी मुक्ति का उपाय कर सकें और बाकी लोगों की मुक्ति हो। अगले दिन सुबह सुबह पाठक चौकी पर बैठ गया। घंटे की क्रिया के बाद एक अजीब सी महक वातावरण में आई। ये परफ्यूम तो मम्मी लगाया करती थी। फिर बेटी की आंखें बंद हो गई। और अब आ जाइए, क्यों बुलाया है मुझे? पाठक ने कहा, हमें पता है कि आप लोग कैमरे में ही कैप्चर हो, आपकी आत्मा मुक्त नहीं हुई है, लेकिन आपने बाकी सभी लोगों को जिनकी फोटो खींची गई है उनको क्यों कैप्चर कर लिया अपने साथ? उन्होंने क्या बिगाड़ा था? हम दोनों यहाँ अकेले थे, साल हो गया, जीवन काटे नहीं कट रहा था। हमें कुछ साथियों की ज़रूरत थी जो हमारे अकेलेपन को दूर कर सके। बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद किसी ने उस कैमरे से फ़ोटो नहीं खींची। वो तो भला हो रेखा का। इतने दिनों बाद हमें अपने समय को बिताने के लिए कुछ नए साथी मिले। हा हा हा, लेकिन यह तो गलत है ना? आपने जीते जागते लोगों को बिना उनका कोई अपराध हुए इस दुनिया से बुला लिया। हमारे साथ भी तो यही हुआ था। हमारा क्या अपराध था? पाठक आगे बोला, आपके अपराधी को हमने पकड़ लिया है, उसको सजा होगी और आपकी बेटी चाहती है कि आपकी आत्मा मुक्त हो जाए। इसके लिए आप उसको उपाय बताइए ताकि वह कर सके। थोड़ी देर शांति रही और फिर सुबकने की आवाज़ सुबक के आने लगी। फिर कहा गया कैमरे में से रील निकाल दिया जाए, उसको डेवलप किया जाए और उसमें से हमारी फ़ोटो और यह कैमरा दोनों ही पवित्र अग्नि यज्ञ में आहुति दे दी जाए और राख गंगा जी में बहा दी जाए, तो इससे हमारी आत्मा मुक्त हो जाएगी। अगले दिन शहर के 4 परिवारों में खुशियाँ फिर से लौट आई थी। यहाँ वीर प्रताप सिंह पाठक से प्रश्न कर रहे थे। एक बात समझ नहीं आई पाठक। क्या? कि इतने सारे लोग एक साथ एक छोटे से कैमरे में कैसे रह रहे थे? पाठक हंसने लगा। वास्तव में वह शरीर उसके अंदर नहीं गए थे, शरीर तो उनका हवा में ही था जो ओझल था। उनकी आत्मा सूक्ष्म रूप से उस कैमरे में थी। वैसे एक बात है भाई, दोनों बुजुर्ग दंपत्ति थे, बड़े ही जिंदा दिल। मरने के बाद भी साथियों की जरूरत थी। हंसते हुए प्रताप बोला, लेकिन थे बड़ी पवित्र आत्मा, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ पाठक कुछ सोचते हुए बोला। वीर प्रताप की जिज्ञासा शांत हो चुकी थी और वह केस सॉल्व कर अपने हेडक्वार्टर वापस जा चुका था। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टोरी कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।